दोस्तों, किसान एग्रीटेक स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वी के पोरसवाल एग्रोनॉमिस्ट आपको समय समय पर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देते हुए वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज का जो विषय मैंने लिया है वो है कि मिट्टी की जांच या सॉइल टेस्टिंग कैसे करें और ये क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि मिट्टी का सैंपल कैसे लिया जाए, उसकी क्या विधि है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसकी आवश्यकता क्यों है। मिट्टी को जांच करने की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है जब हम मिट्टी की जांच की बात करते हैं कि मिट्टी का परीक्षण क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से एक उद्योगपति अपनी फैक्ट्री में मशीनरियों की रिपेयरिंग, उनकी मेंटेनेंस और जो पुर्जे पुराने हो गए उनको बदलने का कार्य करते हैं, जिससे कि फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बनी रहे और उससे लाभ मिल सके। इसी तरह से किसान भाई जिनका उद्योग कृषि है और जिनकी फैक्ट्री खेत है और खेत की मिट्टी ही मशीनरी है, तो इस तरह इसको समझ सकते हैं। ये एक उदाहरण मैंने दिया है कि यदि हम समय समय पर अपनी मिट्टी की परीक्षा ना करें, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति ना करेंगे, तो ये ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, ऊसर बन जाएगी और ये पैदावार करने लायक नहीं रहेगी, फसल उत्पादन घट जाएगा, जिससे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की जांच की जाती है। तो एक उदाहरण और देना बहुत ज़रूरी है कि कुछ किसान भाई कहते हैं मिट्टी की जांच की क्या आवश्यकता है, मिट्टी को तो हम वैसे ही हाथ में उठाकर उसको देख सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस प्रकार की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो ऐसे देखने से पता नहीं लगता है। इसके लिए लेबोरेटरी में जो टेस्ट किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को जानने के लिए, या उसके अंदर क्या क्या पोषक तत्वों की बीमारी है, कमी है, उसी को पूरा करने के लिए सब टेस्ट किए जाते हैं। जिस प्रकार से जब कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसके ब्लड सैंपल, उसके मलमूत्र के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उनको लेबोरेटरी में जांच करने के बाद पता लगाया जाता है कि इस मनुष्य को ये बीमारी है, उसी का इलाज तब संभव हो पाता है। इसी प्रकार से मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इसका भी एक सैंपल लिया जाता है, जिसको मिट्टी का नमूना कहते हैं, सॉइल सैंपल। तो सॉइल सैंपलिंग अपने आप में एक विधि है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है कि सॉइल सैंपल, मिट्टी का नमूना कैसे लें। मिट्टी का नमूना लेने के लिए मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। आइए इनका विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं बताता हूँ कि आपको कैसे लेना है। सबसे पहले तो है कि प्रश्न उठता है कि मिट्टी की जांच कब करनी चाहिए। मिट्टी की जांच फसल की बुआई से पहले 25 से 30 दिन पहले करनी चाहिए, ताकि समय रहते ही उन पोषक तत्वों का या उर्वरक का प्रबंधन किया जा सके जिनकी उस मिट्टी में कमी है। तो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर हम समय से पहले ही इन चीज़ों का प्रबंध कर सकते हैं। दूसरा है कि मिट्टी के नमूना लेने की सही विधि क्या है। कि मिट्टी के लेने की जो सही विधि है, दो तरीके की है। एक तो है खाली खेत से मिट्टी का नमूना लेना, दूसरा है खड़ी फसल में खेत मिट्टी का नमूना लेना है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, स्थिति है, वो ये है कि खाली खेत पड़ा है और उसमें हमें मिट्टी का नमूना लेना है, सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। तो उसको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा कि सही विधि नमूना लेने की क्या है।
तो आइए देखते हैं। ये पहला चित्र है जिसमें चारों कोनों से सैंपल लिया गया है और एक सैंपल बीच में लिया गया है। एक विधि यह है जो कि एक गलत विधि है। दूसरी एक विधि और है जिसमें एक लाइन में दोनों साइड से किनारे किनारे से लगातार सैंपल ले लिए गए हैं, तो ये विधि भी गलत है। सही मेथड क्या है कि रैंडमली सैंपल लेने हैं और 10-12 जगह से हमें पूरे खेत में 10 या 12 जगह से सैंपल कलेक्ट करने हैं। यही इसकी सही विधि है, राइट मेथड ये है इसका, ताकि एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करें और हमको सब जगह के सैंपल मिल जाए इस खेत के, तो उसके आधार पर हम किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। दूसरा है खड़ी फसल में मिट्टी का नमूना लेना। जिन भाइयों को खड़ी फसल में मिट्टी टेस्ट करानी है, तो एक स्थिति ये भी बनती है कि भाई पहले ही दूसरी फसल बोनी है, उससे पहले ही हमें जांच करानी है, लेकिन खेत में फसल खड़ी हुई है, क्या किया जाए? तो उसका भी मेथड है, उसका सही मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आपने एक लाइन में 3 लाइनें हैं, तीनों में 3-3 सैंपल ले लिए हैं, बाकी जगह छूट गई है, तो ये गलत विधि है। दूसरी विधि ये है कि कतारों के बीच में यदि फसल आपकी लाइन से बोई गई है, तो कतारों के बीच में सैंपल लें और रैंडम सैंपल लेने की कोशिश करें। एक ही सीध में या पैरेलल सैंपल ना लें, रैंडमली उसको कलेक्ट करने की कोशिश करें, तो ये इसकी सही विधि है, राइट मेथड है। मिट्टी का नमूना लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खेत में मिट्टी कहाँ से लें, ये देखना है। तो मिट्टी का नमूना लेने से पहले ये देखना है, यदि खेत में कोई पेड़ खड़ा हुआ है, कोई वृक्ष है, जैसे नंबर 1 पॉइंट है, तो उसके नीचे से आपको मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। नंबर 2, यदि मेड़ के किनारे से आप सैंपल ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। यदि मेड़ के किनारे किनारे आपने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, तो वहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, उससे पूरे खेत का नमूना नहीं मिलता है, तो उससे पूरे खेत की जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि मेड़ के किनारे से मिट्टी ना लें। जिस स्थान पर कभी गोबर की खाद के ढेर पड़े हों, जिन स्थानों पर, उन जगहों से सैंपल ना लें, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी, उस जगह की फर्टिलिटी बड़ी हाई है, उर्वरकता, और आपका सैंपल जो है वो उसमें दिखाएगा बहुत ज़्यादा खादें हैं आपकी ज़मीन में, लेकिन वास्तव में वो खादें नहीं हैं, क्योंकि आपने सैंपलिंग गलत जगह से किया है। नंबर 3 है, जिस स्थान पर कभी गोबर के उपलों का या बिटोरा कहते हैं जिसे, या भूसे का आपने बोंगा रखा हो खेत में और वो खाली हो गई है जगह, तो उन स्थानों पर भी सॉइल सैंपलिंग ना करें, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा हाई हो जाएगी और ये यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं आएगी जो आनी चाहिए पूरे खेत से। एक और पॉइंट है इसमें कि यदि आपका खेत ऊंचा नीचा है, झील वाला है, कहीं कहीं झील है उसमें, यदि खेत में एक जगह झील है, तो उस झील के स्थान पर भी आप सैंपल ना लें, क्योंकि वो एक समानता वाला सैंपल नहीं माना जाएगा या यूनिफॉर्म सैंपल नहीं माना जाएगा। उससे हमारे पूरे, उसका जो रिजल्ट है वो पूरे खेत की उर्वरता को नहीं दर्शाता है। मिट्टी लेने का सही टेक्निक क्या है, सैंपल कैसे लिया जाए? अब आपने मार्किंग कर ली खेत में जगह जगह, तो ये जो मार्क जहां हमने किया है, निशान बनाए हैं खेत में रैंडमली 10 या 12 जगह, तो उसमें जो है जिन स्थानों पर हमने निशान लगाए हैं, उन स्थानों को अच्छी तरह साफ कर लें, वहां से घास फूस हटा लें, कंकड़ पत्थर सब अलग कर लें फावड़े की सहायता से, और उन स्थानों को बिल्कुल साफ कर लिया जाए जहां जहां से हमें सैंपल लेने हैं।
तो इसका सही मेथड ये है कि जहाँ पे आपने सफाई की है स्थान की, वहाँ खुरपी की सहायता से वी के आकार का एक गड्ढा बनाएं। वी के आकार का गड्ढा बनाएं जिसकी गहराई 6 इंच होगी। 6 इंच गहरा गड्ढा बनाएं और खुरपी की सहायता से इस वी के आकार में एक परत साइड से 1 इंच से लेकर 2 इंच तक, 1 इंच से लेकर 2 इंच तक, 1 इंच, 1 इंच की परत, 1 इंच मोटी परत, 6 इंच गहरी, आप ये परत उतार लें और इसको एक प्लास्टिक के टब में या किसी परात में या किसी तसले में, किसी बर्तन में इसको कलेक्ट कर लें। जितनी भी जगह पे आपने ये निशान बनाए हैं खेत में, सभी जगह से इस वी के आकार गड्ढा बनाएंगे और उसमें से 6 इंच की परत लेंगे, 1 इंच मोटी। इन सभी सैंपल को एक जगह, इस मिट्टी को इकट्ठा कर लेंगे किसी बर्तन में। अब इसको हम एक जगह, साफ जगह में ले आएंगे और वहाँ पर इसका ढेर लगाएंगे जमीन पर। उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हाथ से ढेर बना देंगे। सेकंड स्टेप क्या है, इस ढेर के 4 बराबर भाग करने हैं। जो आपने मिट्टी अभी इकट्ठी की थी सैंपल, इसके 4 बराबर भाग करने हैं। उदाहरण के तौर पर इसके भाग हो गए ए बी सी डी, 4 भाग कर लिए। इसमें से कोई भी 2 भाग हटा दीजिए आमने सामने के, उसको मिट्टी को अलग फेंक दीजिए, वो हमारे काम की अब नहीं है। केवल 2 भाग रखने हैं। जैसे हमने लिए हैं सी और बी, आमने सामने के 2 भाग हमने रख लिए। इसके बाद इन दोनों भागों को मिक्स करना है, फिर दोबारा हाथ से मिला लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए फिर एक ढेरी बना लीजिए। उस ढेरी के फिर 4 भाग करने हैं, वही ए बी सी डी। फिर हमें 2 भाग इसके रखने हैं, 2 भाग हमें फेंकने हैं। तो हमने फिर सी डी भाग रख लिया, उसको फिर मिक्स किया। तो ये प्रक्रिया निरंतर जब तक करते रहें जब हमारे पास केवल 500 ग्राम मिट्टी रह जाएगी। ये 500 ग्राम मिट्टी ही हमारा सैंपल है, मिट्टी का उचित सैंपल है ये। इस मिट्टी के नमूने को कैसे रखना है, किसी पॉलीथीन में इसको रखना है। और पॉलीथीन यूज़ करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई पॉलीथीन आप यूज़ करें, घर से या कहीं से ले रहे हैं, ये पॉलीथीन किसी नमक की नहीं होनी चाहिए या किसी डिटर्जेंट की थैली नहीं होनी चाहिए, जो डिटर्जेंट पाउडर आते हैं। ये थैली जो है फ्रेश थैली होनी चाहिए जिसमें कि सॉइल सैंपल आपको रखना है। क्योंकि यदि आपने नमक की थैली का प्रयोग किया इसमें, तो कुछ नमक की मात्रा उस थैली में लगी रह जाती है, जो कि आपकी मिट्टी की सैंपल मिल जाएगी और आपका जो सैंपल है वो उसके रिजल्ट जो डिफरेंट आएंगे। उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ सकती है लेबोरेटरी में। जब इसी प्रकार यदि आपने डिटर्जेंट की कोई थैली ले ली है तो उसमें कुछ डिटर्जेंट के पार्टिकल मिक्स होने के चांस रहते हैं। तो कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश थैली होनी चाहिए पॉलीथीन, जिसमें आप इसको मिट्टी को रखें। इसको अच्छी तरह से आप बांध लें नमूने को, और इस पर जो है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर लेबलिंग करना है, टैग लगाना है। तो टैग लगाने के लिए क्या होता है कि एक कागज का कोई पीस ले लें या कोई गत्ते का टुकड़ा ले सकते हैं। तो एक पेपर, सफ़ेद पेपर पर आप इसका टैग बना सकते हैं। हाथ से भी, इसको हाथ से भी लिखा जा सकता है। इसमें जो कॉलम आते हैं उनका नाम है, सबसे पहले किसान का नाम। किसान का नाम, आपका जो खेत है आप अपना नाम लिखिए इसमें। आपके गांव का नाम आएगा इसमें। फिर नंबर 2, फिर जिला आएगा, किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, और प्रदेश, किस प्रदेश में है आप। एक मुख्य जो पॉइंट है इसमें वो खेत की पहचान है, ये हमने दिया है।
सपोज किसी किसान ने यदि अपने 4 खेतों के सैंपल लिए हैं या 3 खेतों के लिए हैं और उसमें यदि खेत की पहचान नहीं लिखी है और आपने प्रयोगशाला में इन तीनों सैंपल को भेज दिया, तो प्रयोगशाला वाला तो जो टेस्टिंग कर रहे हैं टेक्नीशियन, वो तो इसके सैंपल टेस्ट करेंगे और उसको 1 2 3 नंबर देकर वहाँ से भेज देंगे, आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। लेकिन जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कैसे पहचान करें कि किस खेत का कौन सा रिपोर्ट है। इसलिए आप अपने जो भी नाम आपने खेतों के रखे हुए हैं, गांव में अधिकतर घरों में क्या होता है कि खेतों के नाम अपने उसके अनुसार रख लेते हैं, ट्यूबवेल वाला खेत है या पीपल वाला खेत है, नीम वाला खेत है, तो उस तरह से उसके नाम रखे होते हैं गांव में। तो किसान अपना पहचान वो ही लिखें जो उनको उन्होंने रख रखे हैं, अपने घर के नाम जो रखे हुए हैं वो नाम जरूर लिखें इस पर, ताकि जब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो उस पर लिखा होगा आपका कि भाई ये नीम वाले खेत का है, तो तुरंत आपको पता लग जाएगा भाई ये नीम वाले खेत की रिपोर्ट ये आई है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पता नहीं लग पाएगा कि आपका ये खेत जो है किस तरह का है। नंबर 3, इसमें लिखना सिंचाई के साधन क्या है। सपोज सिंचाई के आपके साधन जैसे ट्यूबवेल से सिंचाई, नहर कैनाल से सिंचाई होती है या अन्य साधन कोई है जिससे आप सिंचाई करते हैं, तो इसका भी महत्व है सॉइल टेस्टिंग में कि यदि आप इसका सॉइल टेस्टिंग पर जो उसके रिपोर्ट पर फर्क पड़ता है। यदि आपने नहर के पानी सिंचाई करते हैं तो उसमें खनिज तत्व या उनकी मात्रा जो ज़्यादा मिलती है, और यदि आप ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो उसमें जो है आपका उसके रिजल्ट अलग आते हैं। फिर है आगामी फसल। आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आप अगली फसल क्या लेना चाहते हैं, उसमें ये जरूर लिखना है अगली फसल आपका लेने का क्या प्रोग्राम है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो, और जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ ये जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद, नमस्कार।